बैरिस्टर बन के छोड़ता है। तो ये फालतू की व्हाट्सएप की जो बकवास है कि गांधी ने कॉलेज नहीं किया, डिग्री नहीं ली, इन बकवास में आप मत पड़िए, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जाने से पहले अच्छा वकील बनना चाहता है, इसीलिए एक फ्रेडरिक पिंकट हैं, उनसे मिलने जाता है और कहता है कि उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि जो कोई भी उनसे गाइडेंस लेते हैं अच्छा वकील बनने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाता है और पिंकट कहते हैं कि कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज, इसके सिवाय कोई मैं आपको सलाह नहीं दे सकता। इसके सिवाय लॉ में कोई एक्सपर्टाइज नहीं हो सकती। सभी फिरोज शाह और बदरुद्दीन नहीं बन सकते। फिरोज शाह बहुत बड़े वकील थे, बंबई के जाने माने, धुआंधार प्रैक्टिस करते थे, जज उनसे घबराते थे जब वो आर्गुमेंट के लिए खड़े होते थे। पर पिंकट उसको एक बात समझाते हैं जो उसकी जिंदगी में याद रह जाता है, हम लोगों को भी याद रखना चाहिए। पिंकट उसको समझाते हैं कि फैक्ट्स आर 3/4 ऑफ द लॉ। ये आप याद रखिए, फैक्ट्स आर 3/4 ऑफ द लॉ। और इसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि दक्षिण अफ्रीका में जब पहला केस लेते हैं तो इसी सिद्धांत के आधार पर एक 24 साल का बैरिस्टर कैसे लॉ के एक मसले को, सिविल सूट को सुलझाता है, ये बात तब हम समझेंगे। पर अब जो है गांधी बैरिस्टर बनके, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी वापस हिंदुस्तान आ गया। उसकी उम्र 21 साल की है। यहां से आगे की कहानी बड़ों की कहानी है। छोटे बच्चों को जाने दें, जाने दें छोटे बच्चों को। नहीं, बड़े बच्चे क्यों तय करेंगे, छोटे बच्चे तय करेंगे। जाना है बच्चों? हाँ, जाओ। छठी 7वीं वाले जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों, लड़कों और लड़कियां दोनों जाओ। अभी भी हम आधा घंटा और बोलेंगे, है ना। तुम इधर उधर हिलोगे तो मेरा ध्यान जाएगा, इसलिए अब अच्छा नहीं लगेगा तो चले जाओ। मोहन की कहानी तो खत्म हो गई। मजा आया? मोहन की कहानी समझ में आई? कुछ कुछ बातें अच्छी लगी? कुछ मोहन जैसा करना चाहिए? अच्छा, तो इसके बारे में पढ़ोगे? कहानी तो सुन ली, पर पढ़नी भी तो पड़ेगी ना। बता दूं तुमको, उड़िया में ये कहानी लिखी है। मोहन की आत्मकथा है ना, सत्य के प्रयोग, वो उड़िया में भी है, तो तुम लोग पढ़ सकते हो। पढ़ोगे? जरूर। हाँ, तो अब जिनको बैठना है वो बैठे, जिनको जाना है वो 2 मिनट के अंदर चले जाए। मैं 2 मिनट चुप रहने वाला। और संकोच मत करना, टीचर का डर भी मत रखना। हाँ, निर्भय होकर के चले जाओ। जाओ, जिनको जाना है निकलो। क्या रे बच्चों, नहीं जाओगे? हाँ, और लड़के, लड़कों से भी पूछ लो सपना दी, ये चंचल ज्यादा है, इनसे भी पूछ लो। जाने दो, जिनको जाना है जा। पक्का? चुपचाप बैठोगे? हाँ, बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हो तुम लोग। हाँ? किसी का डर तो नहीं है ना? प्रेम से बैठे हो या डर से बैठे हो? हाँ, तब तो ठीक है, तब तो तुम लोग बापू की बात समझ जाओगे। चलो,
अब जो है वो बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान वापस आ गए हैं और परिवार के पास तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि इनको कमाने के लिए भेजा था, इतना सारा कर्जा किया था, सोचा था कि 7-8 हजार रुपए लगेंगे, उसकी जगह 13,000 का खर्च हो गया है। लक्ष्मीदास जो है वो बड़ा सबसे भाई काम कर रहा है, कर्जा भर रहा है और उस अपेक्षा है कि मोहनदास बंबई में रह करके प्रैक्टिस करेगा और धड़ाधड़ रुपयों की बारिश होगी, लक्ष्मी जो है वो घर को धन्य कर देगी। और ये आदमी जो है इतना शर्मीला है कि कोर्ट में खड़ा होकर के बात भी नहीं कर सकता। ज्ञान तो बहुत ले लिया, पर लॉ की प्रैक्टिस सिर्फ ज्ञान से थोड़ी होती है। कोर्ट के सामने खड़े होके जज के सामने माय लॉर्ड करके बोलना पड़ता, और इसको तो बोलने में शर्म आ रही होती है। पर एक बात आपको बता दूं, मोहनदास अपनी कहानी में लिखता है, बड़ी गजब की चीज लिखता है। मेरा शर्मिला होना मेरी ढाल भी बना और मुझे सत्यनिष्ठ रहने में भी मदद की। मैंने ये सीखा कि असत्य से बचने के लिए मितभाषी होना जरूरी है, और इस पर आप गौर कीजिएगा। जितनी ज्यादा हम बकवास करते हैं उतना ज्यादा हम झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाले को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, पर इसकी मुश्किल भी हुई। इसकी मुश्किल ये हुई कि केस में आर्ग्यू नहीं कर सकते। बाद में तो बहुत अच्छे वकील बने, बहुत ही अच्छे वकील बने थे। पहला केस बंबई के एक स्मॉल कॉज कोर्ट में आया। मम्मी बाई का केस था, बकरियां हो मुर्गियां चोरी का कोई केस था। बहुत बड़ा केस भी नहीं था, इतना बड़ा बैरिस्टर पढ़ के आया था, इसको मुर्गी चोरी का कोई केस मिला। 30 रुपए की फीस भी मिली, पर जैसे ही वो अपना केस असील का प्रेजेंट करने के लिए खड़े हुए तो उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कुछ बोल नहीं पाए, माय लॉर्ड करके बैठ गए। शर्मा गए, अपना 30 रुपए उसने वापस लौटा दिए, केस अपने दूसरे साथी को दे दिया, और उनकी समझ में आया कि मेरे से तो ये मुश्किल होगा लड़ना। कर्जा बहुत था, इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, घर में एकदम मॉडर्न कर दिया था सबको। पत्नी को पारसी साड़ी पहना रहे थे, घर में जो है वो सारी कटलरी आ गई थी, कॉफ़ी चल रही, कोको चल रहा था, कोको की प्रैक्टिस डाल दी, घर के खर्चे और बढ़ गए, बैरिस्टर के खर्चे और बढ़ गए। अब निभाएंगे कैसे? तो किसी ने सुझाया, अच्छा अब सीधा तो बैरिस्टर को कोई केस नहीं देता है, बैरिस्टर के पास वो केस आते थे जिसमें सलाह की जरूरत हो। तो ये तो इतना शर्मीला आदमी कि किसी को बताता भी नहीं सकता था। उस समय क्या प्रथा चल रही थी बताऊं? आश्चर्य मत करना, इस देश में सदियों से होता आ रहा है। किसी ने उसको सुझाया कि अरे ये छोटे वकीलों को कमीशन दो, वो तुमको केस देंगे। अब इस सत्यनिष्ठ आदमी को ये सलाह कैसे अच्छी लग सकती थी कि वो कमीशन दें? आजकल हो रहा है ना, तब से हो रहा है। तब वकीलों के साथ होता था, डॉक्टरों के साथ हो रहा है। आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं तो आपको सारे जितने जनरल प्रैक्टिशनर हैं वो भेजेंगे स्पेशलिस्ट के पास आपको। अच्छा, अरे आपको तो ये स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा,
मैं लिख के चिट्ठी देता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आपको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो उसके साथ में जितनी चिट्ठियाँ हैं वो इकट्ठी करता है, उसके बाद हर एक चिट्ठी के हिसाब से जितना पैसा है वो जनरल प्रैक्टिशनर को देता है। तो ये कमीशन गिरी तो आज डॉक्टरी में चल रही है, वकीलों में भी चलती रहती है। व्यवस्था में नई बात नहीं थी। गांधी की प्रैक्टिस नहीं चलती। बंबई से सब समेट करके राजकोट आ जाते हैं और पिटीशन लिखने का काम करते हैं। अंग्रेजी लिख सकते थे, अच्छी अंग्रेजी आ गई थी। करीब 300 रुपए की आवक शुरू हो गई। 300 रुपए की आमदनी तो मिलना शुरू हुई, पर इससे जो है इस परिवार की गरीबी या जो जरूरत थी वो मिटने वाली नहीं थी। इन्हीं संजोगों में गांधी जी के जीवन में एक और मोड़ आता है जो बड़ा निश्चयात्मक मोड़ है, और वो मोड़ है कि लक्ष्मीदास के पास खबर आती है कि दक्षिण अफ्रीका में पोरबंदर के 2 मेमन व्यापारियों के बीच कोई खटपट हो गई है, जो साउथ अफ्रीका के 2 कॉलोनियों के अलग अलग कॉलोनियों के बीच में व्यापार कर रहे हैं, और उनके बीच में एक सिविल सूट चल रहा है 40,000 पाउंड के डिस्प्यूट का। 1893 में 40,000 पाउंड का डिस्प्यूट 2 भारतीय व्यापारियों के बीच दक्षिण अफ्रीका का होना ये बता सकता है कि उस समय दक्षिण अफ्रीका की स्थिति में हिंदुस्तानी की व्यापारियों की स्थिति क्या थी। उसमें एक व्यापारी जो है वो दादा अब्दुल्ला है। दादा अब्दुल्ला जो है पोरबंदर खबर भिजवाते हैं, लक्ष्मीदास को जानते हैं, कहते हैं तुम कैसे किसी ऐसे युवा को जानते हो जो कानून जानता हो, गुजराती जानता हो और अंग्रेजी जानता हो। गांधी इसमें फिट हो जाता है। मोहनदास कानून जानता था, अंग्रेजी जानता था और गुजराती जानता था। कहा कि ऐसे आदमी को तुरंत भेजो, क्योंकि दादा अब्दुल्ला इतना बड़ा व्यापारी है पर अंगूठा छाप, अंग्रेजी नहीं आती, काम चला वो अंग्रेजी आती है धंधे के लिए। हाउ आर यू, व्हाट डू यू वांट, हाउ मच, इतनी अंग्रेजी आती, पर कानूनी तो बैरिस्टर लगा रखे हैं, और बैरिस्टर दोनों के खुश हैं। तैयब सेठ, हाजी खान मोहम्मद सामने हैं, उनके प्रतिद्वंदी जिनसे उनका झगड़ा चल रहा है, दोनों संबंधी हैं, पर 40,000 का लेन देन का प्रॉमिसरी नोट का डिस्प्यूट है। दोनों ने बैरिस्टर लगा रखे हैं, बैरिस्टर खूब पैसा ले रहे हैं, केस सॉल्व नहीं हो रहा है। दादा अब्दुल्ला को ये समझ में नहीं आ रहा, वो आर्बिट्रेशन चल रहा है, केस चल रहा है ट्रांसवाल में, और दादा अब्दुल्ला बैठे हुए हैं नाटाल में, डरबन। मोहनदास के पास जैसे ही ये प्रपोजल आती है तो मोहनदास सोचता है कि पैकेज तो अच्छा है, रहना खाना आने जाने का खर्चा ये सब दादा अब्दुल्ला बेयर करेंगे, और 105 पाउंड नकद साल में मिलेंगे। बहुत अच्छा सालाना पैकेज था। आजकल के एमबीए वाले भी सोच सकते हैं कि इतना अच्छा पैकेज हो तो हम भी चल दें, तो गांधी क्यों नहीं जाए। मोहनदास ने कहा चलो इस बहाने एक और नया देश भी देख देंगे। 24 साल का ये नौजवान फिर से एक बार
हिंदुस्तान के सागर तट को छोड़ता है। इसी बीच उसका एक दूसरा बेटा भी पैदा हो चुका है। बड़ा हरीलाल है, छोटा मणिलाल है। कस्तूर फिर दुखी है, पति को साथ रहने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा, पर फिर भी काम के लिए जा रही है। इसलिए पति को इजाजत है। अब पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम समझ लें। सामान्य तौर पर दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के बारे में हम कुछ समझते नहीं। गांधी का नाम जब लेते हैं तो हमको लगता है गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया, सफल हो गए, हिंदुस्तान में आए, सत्याग्रह को लगाया और वही फॉर्मूला लगाया, हिंदुस्तान में भी सफल हो गए, इसीलिए गांधी महात्मा हो गए। हम दक्षिण अफ्रीका का भूगोल, इतिहास कुछ समझना नहीं चाहते और नहीं समझ में आता कि गांधी कहां पर क्या कर रहा है। और एक 24 साल का युवा, और ये हम सब के लिए जरूरी है समझना कि गांधी जो कर रहा है उसकी शुरुआत में वो सिर्फ 24 साल का है। ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा आप पहले समझ लें। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गया है तब दक्षिण अफ्रीका में 4 ब्रिटिश कॉलोनीज हैं। दक्षिण अफ्रीका में यूरोपियन के जाने की कहानी 400 साल पुरानी है। सबसे पहले मलाया के रास्ते से डच और पुर्तगाली आए थे, उसके बाद इंग्लैंड वाले। तब ये लोग दक्षिण अफ्रीका में खेती करने के लिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका की स्थायी प्रजा जो है, जो वहां रहती थी, वो स्वाजी, जुलू और इस प्रकार के जो वहां के स्थानिक लोग थे, जिनको सामान्य भाषा में हम नीग्रो के रूप में जानते हैं, उन लोगों की आबादी थी जो करीब 5 लाख की थी। दक्षिण अफ्रीका भूगोल की तरह 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत बड़ा राज्य है अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा है। केप कॉलोनी से डरबन जाने में 1800 मील होते थे। लंबा रास्ता था, बड़ा इलाका। पुर्तगाली जो हैं उनका कब्जा पहले डेलागोआ बे नाम के एक प्रांत पर था, जिसकी राजधानी केप टाउन थी, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी। दूसरी कॉलोनी थी नेटाल। आप इस भूगोल को समझे बिना, बच्चों जरा शांत रहो। ए बच्चे लोग, पानी तो शांति से पियो। मैंने इसीलिए कहा कि तुम लोग उठ करके जाओ, अब कहानी गंभीर होगी। नहीं तो शांति रखनी पड़ेगी ना, तो आप आवाज करोगे तो मेरा ध्यान तो आप पर जाएगा। हाँ, शांत, पक्का, प्रॉमिस, थैंक यू। 4 प्रांतों में एक कॉलोनी जो है वो डेलागोआ बे की थी।
दूसरी कॉलोनी नेटाल की थी, जिसकी राजधानी डरबन थी, जिसकी राजधानी पीटर मैरिट्सबर्ग थी, पर जिसका बड़ा शहर जो है वो डरबन था, जो बंदरगाह था। तीसरा प्रांत ट्रांसवाल था, जिसकी राजधानी प्रिटोरिया थी और सबसे बड़ा शहर जोहानिसबर्ग था। जोहानिसबर्ग की स्थापना के बारे में भी थोड़ी आपको बात कर दूं, क्योंकि वो गांधी की कहानी से मेल खाता है। गांधी हिंद स्वराज नहीं लिखते अगर ट्रांसवाल शहर उन्होंने नहीं देखा होता तो। ट्रांसवाल शहर (1830) से पहले बियाबान जंगल था, कुछ नहीं था वहां। वहां पर पहली बार माइंस की प्रोस्पेक्टिंग हुई। सोने की खान मिली और सारे यूरोपियन वहां पर दौड़े और देखते देखते 50 साल के अंदर जब गांधी जोहानिसबर्ग पहली बार देखता है, तब जोहानिसबर्ग शहर की तुलना वो बंबई से करता है। कहता है कि जैसे बंबई में आदमी को एक दूसरे के सामने देखने की फुर्सत नहीं है, वैसे जोहानिसबर्ग भी बंबई की तरह ही है। यहाँ हर आदमी किसी भी तरीके से जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में पड़ा है। इसी जोहानिसबर्ग में गांधी अपनी प्रैक्टिस जमाता है बाद में। चौथा कॉलोनी जो है वो स्टेट छोटा है, जिसकी कोई अहमियत इस कहानी में भी नहीं आएगी, वो है ऑरेंज फ्री स्टेट। ये चारों ब्रिटिश कॉलोनियां हैं, जिसमें हमारा कथा का महानायक बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी दो कॉलोनीज के बीच में उलझता है। वो है नेटाल और दूसरा है ट्रांसवाल। ट्रांसवाल, दूसरी एक बात आपको समझ लेनी पड़ेगी कि कॉलोनीज के प्रकार थे जिसमें स्थानीय सरकारें, स्थानीय असेंबली और स्थानीय पार्लियामेंट भी थे। नेटाल में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। इसका मतलब यह था कि ये अपने कानून बना सकते थे। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो कॉलोनी होती थी वो अपने कानून बना सकते थे, और ट्रांसवाल जो है वो क्राउन कॉलोनी थी। क्राउन कॉलोनी का मतलब ये होता था कि उनको कानून बनाने से पहले भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। दुनिया भर के कॉलोनीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसमें हर एक सेक्रेटरी के लिए, हर एक कॉलोनी के लिए एक सेक्रेटरी होता था। वो उस कॉलोनी का बड़ा था, और इंग्लैंड में एक सेक्रेटरी ऑफ कॉलोनीज था। दक्षिण अफ्रीका में यूरोपियन, जैसे मैंने बताया कि डेलागोआ बे में जब डच पॉपुलेशन ने 1500 की सदी, 1500-1600 में जब आना शुरू किया, तब उनके साथ वो मलाया से आए थे, तो अपने साथ मलाय मुसलमान भी ले आए थे। फिर डच और मलायों के बीच में रोटी बेटी का व्यवहार भी हो गया था, इसीलिए एक और प्रजा भी वहां उत्पन्न हो गई थी।
नेटाल अंग्रेज चलाते थे और ट्रांसवाल में जो डच लोग थे उनका संपर्क नेदरलैंड से टूट गया था और उस समय उनकी पहचान थी बोयर्स। तो वो बोयर्स थे और डच और इंग्लिश दोनों कजिन होते हुए भी आपस में वहां लड़ते थे, लड़ाइयां हुई हैं। और एक बार बोयर ने जो है माजुबा हिल में अंग्रेजों को करारी हार दी थी। इसका जिक्र फिर जब गांधी है तब दूसरी बार जब बोयर युद्ध होता है तब एक संदेश जाता है कि हमने माजुबा की हार का वसूलीकरण कर लिया। वी हैव एवेंज्ड द डिफीट ऑफ माजुबा। इंग्लैंड अंग्रेज जीत जाता है, इंग्लिश जीत जाता है। बोयर्स की अपनी मान्यता थी। ये सब समझिए, मैं किसी 2000 साल पहले की कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मैं आपको ये परिप्रेक्ष्य इसीलिए बता रहा हूँ कि गांधी के रोल को दक्षिण अफ्रीका में समझने के लिए इतनी गहराई तक जाना जरूरी है। बोयर लोग ये समझते थे कि स्थानीय लोग प्राणी से ज्यादा अलग नहीं है, इसीलिए उनको प्राणियों की तरह पालना चाहिए। तो जैसे घोड़ों को पालते हैं, तैयार करते हैं, वैसे नीग्रो को भी तैयार करना चाहिए। गुलामी ही समझो। गुलामी की प्रथा तो खत्म हो रही थी, पर ये एक प्रकार से गुलामी ही थी, पर गुलामी करवा नहीं सकते थे। ये बोयर लोग ओल्ड टेस्टामेंट में मानते थे, इसीलिए जब ट्रांसवाल के हिंदुस्तानी व्यापारी जब वहां के ट्रांसवाल के प्रेसिडेंट क्रूगर को मिलने गए, तब उसने बड़ी ईमानदारी से ये कहा कि यू इस्माइलीज आर बोर्न इंफीरियर्स, डोंट आस्क एंड थिंक फॉर मोर कंसेशंस दैट यू हैव बीन गिवन। गांधी बड़ी विचित्र परिस्थितियों को समझ करके दक्षिण अफ्रीका के अंदर लड़ रहा है। अब सवाल है कि वहां हिंदुस्तानी का प्रवेश हुआ कैसे? वहां की जो नीग्रो प्रजा है, उनको जबरदस्ती आप काम पर नहीं ला सकते थे। जमीनें बहुत, मैं बता रहा हूं ना, 600,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वाला साउथ अफ्रीका एग्रीकल्चर के लिए विशाल स्कोप दे रहा था, मजदूर नहीं थे। अब साउथ अफ्रीका का सेक्रेटरी कॉलोनी जो है, वो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ कॉलोनी को लिखता है कि प्लीज सेंड लेबर। अब ये इंग्लैंड, आप देखोगे कि आप बार बार पढ़ोगे कि अंग्रेजों की तारीफ भी गांधी उतना करता है और अंग्रेजों का एक अपना स्तर है, उस स्तर से वो नीचे नहीं गिरते हैं। और ये याद रहे कि दुनिया को लोकतंत्र देने वाला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने वाला, स्वीकार करने वाला देश सबसे पहला वो इंग्लैंड है। मैग्ना कार्टा 12th सेंचुरी में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल कर रहा है, इन द नेम ऑफ द क्वीन है, पर पार्लियामेंट सर्वोपरि है। लोकतंत्र से शासन चल रहा है
और ब्रिटिश का सेक्रेटरी ऑफ कॉलोनीज जो हिंदुस्तान का है वो कहता है कि आई विल सेंड माई लेबरर्स बट व्हाट अबाउट वर्किंग कंडीशंस। कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशंस नहीं एस्टैब्लिश होती, उसके बाद भी एक करार बनता है। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉलोनी सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी ऑफ द साउथ अफ्रीका नेटाल। और पहली बार 5,000 मजदूर जो बेचारे अभी जो हो रहा है दुबई वगैरह जाने के लिए जो हिंदुस्तानियों को ले जाते हैं, उस समय भी वही हुआ था। क्या अलग होगा? चलो तुम्हारे लिए वहाँ पर बहुत अच्छा काम है, बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा है वैसा है, वो जो भी उसको दिखाया जाता है ऐसा ही दिखाया था। और 5,000 मजदूर का पहला जहाज डरबन के बंदरगाह पर एग्रीमेंट के तहत उतरता है। तब हमारे जो बिना पढ़े लिखे अनपढ़ लोग थे, जिनको एग्रीमेंट बोलना तो नहीं आता था, उस एग्रीमेंट का अपभ्रंश हुआ गिरमिट और पूछा कि तुम कौन हो, तो कहा वो नहीं कह सकता था कि मैं एग्रीमेंट के अंडर में आया हूँ, इसीलिए कहा गिरमिटिया। गिरमिट से गिरमिटिया हो गया। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर मजदूरी करने वाले गिरमिटियों का पहला खेप, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 5,000 अराइव्ड इन 1860। गांधी 1893 में पहुंच रहा है। 33 साल के अंदर हिंदुस्तानियों की बस्ती वहां 1.5 लाख की हो गई। अब ये बताओ कैसे हो गई? एग्रीमेंट 5 साल का था, तो हर एग्रीमेंट में जो है लोग आते गए। 5 साल के पूरे होने पर उनके पास ये फ्रीडम थी कि वो वहां बस सकते थे या वापस जा सकते थे। कहानी समझ लेना कि कितनी गहराई से गांधी कौन से प्रश्न में घुस रहा है, जहां उसको कुछ पता नहीं है। वो तो बेचारा 2 आदमियों के केस को सॉल्व करने के लिए गया है और किस लफड़े में फंस जाता है, ये देखने की बात है। अब जब इतना मजदूर वहां पहुंचा है, तो गुजराती व्यापारी कैसे नहीं पहुंचेगा? उसको सुगंध आ गई कि इधर धंधा है। मॉरिशस तक तो आ गया था, तो उसके पीछे पीछे हिंदुस्तानी व्यापारी आ गया। और हिंदुस्तानी व्यापारी आया तो उसके पीछे उसकी फौज आई, उसके क्लार्क आए, उसके नौकर आए। तो एक सर्विस सेक्टर और एक व्यापारी सेक्टर, ये हो गए फ्री इंडियंस। जब गांधी पहुंचता है तो 3 प्रकार के हिंदुस्तानी वहां हैं। एक फ्री इंडियंस हैं जो व्यापार के सिलसिले में आए थे, और दूसरे फ्री गिरमिट्स हैं जो एग्रीमेंट खत्म होने पर वहां रुक गए हैं, और तीसरे जो गिरमिट के अंदर काम कर रहे हैं अंडर एग्रीमेंट। इन तीनों की आबादी 1.5 लाख की। यूरोपियन कुल मिलाकर के 60,000। और पूरे दक्षिण, ये नेटाल में, पूरे दक्षिण अफ्रीका में लगभग बोअर और सब मिलकर के 1.25 लाख। तो 1.25 लाख गोरे, 5 लाख नीग्रो और करीब करीब 1.5 लाख हिंदुस्तानियों के बीच की कहानी वो दक्षिण अफ्रीका की कहानी है, जिसमें 5 लाख को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसके बारे में कोई खास होता नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो गोरे और हिंदुस्तानियों के बीच हो रहा है। ऐसी स्थिति में दादा अब्दुल्ला और हाजी
तैयब सेठ खान मोहम्मद के बीच के एक फाइनेंशियल सिविल सूट को सुलझाने के लिए 24 साल का एक बैरिस्टर वहां पर पहुंचता है। इस आदमी के पास उसी उम्र तक कुछ खूबियां आ गई। सत्यनिष्ठ होने के बावजूद बैरिस्टर है, पर्सनैलिटी कॉन्शियस है, स्टेटस कॉन्शियस है। गांधी इवॉल्व होता है। गांधी पहले से ही बिना कपड़ों का नहीं है, 3 पीस सूट पहनता है, हैट लगाता है। जब जहाज से उतरता है तब दादा अब्दुल्ला उसको डरबन पोर्ट पर लेने के लिए गया है और वो डेक से देख रहा है कि ये कोई व्यापारी वेशभूषा में जो आदमी है जिसको अंग्रेज लोग हे 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 ऐसा ऐसा करके इधर उधर हटा रहे हैं, और ये हट रहा है और सोच रहा है कि ये मुझे इस आदमी के साथ काम करना है। और इस हिंदुस्तानी बैरिस्टर को उतरते हुए दादा अब्दुल्ला सोच रहा है कि अरे मैंने तो सोचा कि कोई हिंदुस्तानी बैरिस्टर को मैंने बुलाया है, ये तो कोई सफेद हाथी आ गया। ही इज ए व्हाइट एलिफेंट, इसको मैं कैसे पालूंगा। पहला दोनों का एक दूसरे का असेसमेंट ऐसा ही है। खैर दादा अब्दुल्ला उसको घर ले आता है, रखता है। दादा अब्दुल्ला पढ़ा लिखा नहीं है पर धर्म का बहुत ज्ञान है उसको, व्यापार में भी बहुत होशियार है। ऐसे ही थोड़ी 40,000 पाउंड का उस समय उसने दावा किया होगा। कोर्ट कैसे चलता है ये दिखाने के लिए दूसरे ही दिन गांधी को वो कोर्ट में ले जाता है। और जज जो बैठा है वो बार बार जो है वो गांधी की ओर देख रहा है। गांधी को समझ में नहीं आता है तो जज जो है वो परेशान होकर के कहता है, मिस्टर रिमूव योर टर्बन। काठियावाड़ी टर्बन जो है वो वहां के कोर्ट का अपमान है। गांधी उठ करके बाहर चला जाता है। क्योंकि दादा अब्दुल्ला कहता है उतार दो। गांधी उठ के बाहर चला जाता है। गांधी की एक दूसरी बात समझ लें। गांधी जो है अखबार में एक चिट्ठी लिखता है, अभी तो दूसरा ही दिन है, लेटर टू एडिटर लिखता है। गांधी के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत लेटर टू एडिटर से होती है कि इस तरह से किसी सभ्य आदमी का इंसल्ट नहीं होना चाहिए। और वो लेटर अनवेलकम विजिटर के नाम से दूसरे दिन छपता है। और ये 24 साल का बैरिस्टर गांधी नैटाल में ऑलरेडी फेमस हो गया है। तब व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर हैंडल नहीं था, पर गांधी जो है उसकी अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इवॉल्व हो गई। उसके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत है, उसने अपना प्रोटेस्ट लिखा दिया है। दादा अब्दुल्ला और गांधी के बीच में चर्चा होती है तो गांधी कहता है देन लेट मी वेयर अ हैट। दादा अब्दुल्ला होशियार है, दुनियावी ज्ञान बहुत है।
बोला यहाँ पर अंग्रेज के सिवाय अगर तुम हैट पहनोगे तो तुम होटल के वेटर लगोगे या बटलर लगोगे। तुमको ये करने की क्या जरूरत है? गांधी बहुत बड़ा लेसन लेता है और बाद में उसकी ये दादा अब्दुल्ला के साथ बैठ करके समझ में आता है कि ये जो केस है उसमें सबसे पहले तो अकाउंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोमिसरी नोट के अकाउंट की एंट्री के मुद्दे हैं। जहां पर दोनों पार्टियों में डिस्प्यूट है, अगर अकाउंट समझ में नहीं आएगा तो ये डिस्प्यूट समझ में नहीं आएगा। अकाउंट सीखता है दादा अब्दुल्ला, उसको जितना पता है वो समझा करके कहता है कि फील्ड ये नहीं है, फील्ड जो है वो प्रिटोरिया है, इसीलिए तुमको प्रिटोरिया जाना चाहिए, तैयारी करो। तब गांधी कहता है कि फर्स्ट क्लास की टिकट निकालो। दादा अब्दुल्ला के पास पैसा है, कहता है बेडरोल भी ले लो, तो कहा नहीं बेडरोल नहीं चाहिए। गांधी अभी थर्ड क्लास में ट्रैवल नहीं कर रहा है, गांधी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा है, स्टेटस कॉन्शियस। और यहां पर उसके जीवन को परिवर्तन करने वाली एक घटना होती है जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है, पर फिर भी इस कहानी में, इस घटना के संबंध में हमको जान लेना चाहिए। जो गांधी के चरित्र को, 24 साल के उस जवान के चरित्र को, उसके मन की गहराई को समझने के लिए बहुत जरूरी है वो ये घटना है कि वो ट्रेन जिसमें वो प्रिटोरिया जा रहा है रात के 9 बजे पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर पहुंचती है, और जो कहानी हमें पता है कि वहां एक अंग्रेज चढ़ता है और कहता है कि तुम इसमें मुसाफिरी नहीं कर सकते। गांधी कहता है कि मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है। रेलवे का अधिकारी कहता है उसके कोई मायने नहीं है, जा करके कैटल क्लास में बैठो। गांधी कहता है कि मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है। ये गांधी का पहला सत्याग्रह है। गांधी अपने सत्य पर टिका हुआ है और सामने वाले के सत्य, जो उसका सत्य है, उसमें रहे असत्य को दिखाने की कोशिश में वो ये कह रहा है कि मैं इस बार सत्य में हूँ, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, आप चाहे तो मुझे यहाँ से उठा करके फिकवा सकते। होता वही है, उसको उठा करके फेंक दिया जाता है। पीटर मैरिट्सबर्ग के वेटिंग रूम की उस रात, मध्य रात्रि में जब ठंड भी लग रही है, तो उस ठंड की रात में 24 साल का युवा जो है गंभीर मनोमंथन कर रहा है। जिस तरह से उस उम्र में आपका अगर अपमान होता है तो उस अपमान का पहला प्रतिक्रिया आपकी ये होगी कि मैं ये अपमान सहन करने के लिए नहीं आया था, मैं चलता हूं वापस। पहली बात ये सोचता है, मुझे वापस जाना चाहिए। दूसरी बात सोचता है कि मैं यहां दादा अब्दुल्ला के लिए काम करने आया हूं। I have accepted a professional commitment, और इसीलिए मेरे प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा किए बिना जाना जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ होगा, इसीलिए मुझे ये काम पूरा करके चले जाना चाहिए। ये उसका दूसरा चिंतन है। और गहरा सोचता है, तब उसको लगता है कि ये मेरा अपमान नहीं है, ये किसी मिस्टर मोहनदास को बाहर नहीं फेंका गया है,
ये किसी गोरे आदमी द्वारा किसी काले आदमी को फेंका गया है, जो गोरे आदमियों के भीतर नस्ल को लेकर जो घृणा है, उस घृणा का प्रतीक मैं हूं जब मुझे फेंका गया है। इसीलिए अगर मुझ में हिम्मत है तो मुझे ये भेदभाव रंग को लेकर के जो है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और उस प्रक्रिया में मुझ पर जो बीतेगी उसको सहन करना मेरी सत्यनिष्ठा के कर्तव्य के रूप में स्थापित होता है। इस बात को थोड़ा आज सोच कर देखिएगा। 24 साल का सत्यनिष्ठ गांधी सत्य के अपने प्रयोग में इस मुकाम पर, इस पॉइंट पर कह रहा है कि किसी सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक कारण से सत्य पर टिके हुए किसी व्यक्ति पर जुल्म हो रहा है, वो जुल्म सत्यवादी को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, तभी वो उसका मुकाबला कर सकता है। एंड वो तब निर्णय करता है कि आई विल नॉट सीक any grievance redressal for myself incurred upon me for a public reason। ये 24 साल का लड़का बहुत बुद्धिमान है, ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं हो सकता। उसके अगर चरित्र का निर्माण होते होते वो चरित्र की इस अवस्था तक नहीं पहुंचा तो 24 साल का युवा ये तय नहीं कर सकता कि व्यक्ति पर पड़ी हुई आपदा और जुल्म को सहन करना, जिसके लिए कारण सार्वजनिक और सामाजिक है, वो सत्यनिष्ठ होने की तकलीफ को सहन करना, वो सत्यनिष्ठ होने का एक गुण, जरूरी लक्षण है। ये तय करके मैं उसके लिए, अपने लिए कोई राहत, रिलीफ नहीं ढूंढूंगा कानून के रास्ते से भी। इस निर्णय पर आने के लिए पीटर मैरिट्सबर्ग की वो रात दुनिया के इतिहास में एक नई रात थी। और वो सुबह जो हुई, उस सुबह से सिर्फ गांधी के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पर मनुष्य को अहिंसा के मार्ग पर सत्य की निष्ठा से कष्ट सहन करते हुए चलने की तैयारी की शुरुआत। आज इस कथा को यहीं रोकते हैं, समय पूरा। कल थोड़ा समय दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद हिंदुस्तान की कहानी के साथ गांधी की कहानी कल हम सुनेंगे और पूरी करेंगे। धन्यवाद। गांधी कथार आद्य पर्व आज ये समाप्त कर संध्या बेले पुणी थे दक्षिण आफ्रिका नहीं भारतर स्वाधीनता संग्राम पर्यंत गांधी भूमिका पर आलोचना करवा। समस्त को शुभरात्रि। धन्यवाद।
बाजिला रे घुमुरा बाजिला भाई घुमुरा बाजिला आमे सबु अटु भाई बाजिराउ तो जेला रे गुड़ी चटे प्राण जेहू देला गुड़ी चटे प्राण जेहू देला अंधारे मूलक मते देउड़ी झाड़िला रे 12 बरसर माझी पिला 12 बरसर माझी पिला अंधारे मूलके रे अंधारे मूलके गुड़िया बाजरे वीर बाजी आसी डाके रे जागी उठ गड़ जाति लोके जागी उठ गड़ जाति लोके सेई राइज पिला रे आमे सेई राइज पिला सेई राइज पिला रे आमे सेई राइज पिला जेउ राइज पिला हसी हसी प्राण देला रे देश आगे कीर्ति रखी गला देश आगे कीर्ति रखी गला मादल बाजिला रे घुमुरा बाजिला भाई घुमुरा बाजिला आमे सबु अटु भाई बाजिराउ तो चला रे गुड़ी चटे प्राण जेहू देला गुड़ी चटे प्राण जेहू देला गुड़ी चटे प्राण जेहू देला
और फोन ने